अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो चुका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम थी वो टीम ए तो मुज़ाकरात के लिए नहीं आई है, लेकिन टीम बी ने फिलहाल हुकूमती टीम से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान ये तय पाया है कि 2 जनवरी को बाकायदा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा और उसके बाद TORs वगैरह सब सेट हो चुके हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो मुश्तरका एलामिया था वो भी पढ़कर सुना दिया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी बातें आपकी मान ले और आप जो है बदले में वो हमारी कोई बात ना माने, तो बैलेंस के तौर पर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और असद कैसर की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। पहले गुफ्तगू आपने सुन ली है दोनों की, अब इस पर मैं क्या ही बताऊं। अलबत्ता हुकूमती टीम के 7 मेंबर्स थे और अपोजिशन की टीम से 3 लोग थे, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर, जो कि सबसे मेन कैप्टन लीडर हैं, वो तो मौजूद नहीं थे। और सबने कहा है कि हमें अपनी अपनी मसरूफियात थी, किसी को कोई अदालती मसरूफियात थी, किसी ने किसी मुकदमे में जाना था, कोई अपने जो है वो जाहिर है KPK के CM है तो वो सारा KPK छोड़ छाड़ कर मुज़ाकरती टीम में शामिल तो नहीं हो सकते और भी बाकायदा तौर पर कुछ हुआ तो है नहीं 2 जनवरी को जब होगा। लेकिन इस सारे दौरान में 2 जनवरी तक आप ये देखें कि आज फर्द जुर्म आयद होनी थी, फैसला सुनाया जाना था 190 मिलियन पाउंड का, जिसको अब आगे 6 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। सिविल नाफरमानी की कॉल थी, उसको पहले ही कॉल ऑफ कर दिया गया है इमरान खान की जानिब से। और आगे जनवरी में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हल्फ उठा लेंगे और ताने बाने ये जोड़े जा रहे हैं कि शायद ट्रंप से थोड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो कुछ किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, तो 2 जनवरी को बाकायदा तौर पर जब मुज़ाकराती अमल शुरू होगा तो लेट्स सी कि क्या होता है। न्यू ईयर के बाद क्या सरप्राइज मिलते हैं PTI के लिए, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास श्योरिटी है कि मुज़ाकरात होंगे तो जो वो चीजें PTI के साथ फाइनल करेंगे वो उसको डिलीवर कर सकेंगे? और दूसरा, जो मुज़ाकराती टीम है ये कितनी पावरफुल है कि ये जो भी अपने वर्ड्स देगी गवर्नमेंट की टीम को, क्या उस पर इमरान खान जो है वो मिनवान अमल करेंगे या उसको मान लेंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जुल्फिकार राज साहब, ये मुज़ाकराती टीम और हुकूमती टीम, आपको क्या लगता है कि ये दोनों कितनी पावरफुल है मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए? जो श्योरिटी इन दोनों को चाहिए है वो इन दोनों के पास है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और इमरान खान की तरफ से? फिजा, मुज़ाकरात अच्छी बात है। बड़े से बड़ा मामला भी हो तो अल्टीमेटली टेबल के ऊपर बैठा जाता है और फिर जाके मामला खत्म होता है। जंगों के हाल भी टेबल के ऊपर ही निकलते हैं। राइट। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि PTI ने बिलाकर नजायज हुकूमत और फार्म 47 की हुकूमत और मैंडेट चोर हुकूमत और करप्ट लोगों के साथ बैठने का फैसला कर लिया और आज पहली नशिस्त हुई। सवाल बहुत अहम है कि क्या गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ है या जो अपोजिशन के लोग आए हैं वो कुछ इस मामले पे किसी चीज पे खड़े हो सकते हैं या फाइनल कुछ चीजें कर सकते हैं। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए, आज भी बात हुई कि इमरान खान से मुलाकात की जाएगी और वहां पे ही चीजें फाइनल होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ये तो जिनको मैं रिपोर्ट ही कहता हूं ये रिपोर्ट ही है और इस मुज़ाकरात का मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और क्योंकि जो PTI के लोग हैं उनकी डोर हिलाई जा रही है जेल के अंदर से, उन बेचारों के हाथ में है कुछ नहीं, कोई इख्तियार ही नहीं है और वो यहां से कुछ भी तय करके चले जाएं। पहली चीज तो वो तय करेंगे नहीं, अगर कोई बात कर भी लें, किसी बात पे इत्तेफाक हो भी जाए तो वो जेल से वीटो हो सकता है। तो लिहाजा हल जेल से निकलेगा, थोड़ा निकले ज्यादा निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी जो लड़ाई है इसका एक अहम फ्रीक है पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। वो इसलिए फ्रीक है कि 9 मई का वाकया डायरेक्टली अदारों से रिलेटेड है। अगर आप उनको माइनस करके आप कहें कि जी राना सनाउल्लाह साहब कोई PTI के दुख दूर कर देंगे या शहबाज शरीफ साहब कर देंगे या इरफान सिद्दीकी साहब कोई अच्छे अच्छे अल्फाज बोल के उनके मसले हल कर देंगे, तो ये होगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा इन मुज़ाकरात का कोई बहुत ज्यादा सॉलिड नतीजा निकलता हुआ मैं नहीं देख रहा। लेकिन खुशी ये हुई है कि जिन चेहरे मुबारक और मुंह मुबारक से आग निकल रही थी, आज उनसे अच्छी अच्छी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग तो अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। ये तो साथ बैठ के और खा पी के उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत की बातें भी कर सकते हैं। अब असद कैसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज तक तो इतना ब्लंट है। आज तक तो फिजा हम इनके मुंह से आग निकलते ही देखते रहे, गालियां ही देखते रहे, बैशिंग ही देखते रहे। अच्छा। और एक दूसरे को मारने से लेके पता नहीं क्या क्या करने तक दोनों तरफ से हम हर तरह की बातें सुनते रहे। और आज अचानक क्या हुआ
कि ये लोग आपस में बैठ गए, ये कानून मकाफत अमल उसका नतीजा कहें या किसी की डायरेक्शन कहें या हालात का तकाजा कहें या वक्त का तकाजा कहें, ये आने वाले दिनों में ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये हजरात बैठे क्यों हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा क्या निकलेगा? अभी तो बैठे ना, बाकायदा तौर पर सेटिंग होगी अब 2 जनवरी से, और उससे पहले बहुत से जिसे कहना चाहिए इवेंट्स हो चुके हैं और कुछ इवेंट्स होने वाले हैं जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये क्या नतीजा हल निकलेगा कोई इमरान खान के बाहर आने का, ये बताएं, कोई राह हमवार होगी? एक बादशाह ने एक बंदे को ना इनाम में घोड़ा दिया, तो वो बंदा घोड़े पे बैठ के ना लेते ही बाहर निकलने लगा। बादशाह ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहता जी मैं जुम्मा पढ़ने चला। उन्होंने कहा तो आज तो मंगल है। उन्होंने कहा जितना मरियल घोड़ा दिया है ना, ये मंगल को चलूंगा तो जुम्मे तक पहुंचेगा। आप अंदाजा करें कि पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कि यार ये लोग बैठेंगे सियासी इस्तेकाम के लिए, कोई फौरी डिसीजंस होंगे, अच्छा, कुछ एतमाद बहाल करने के कोई मेयर्स होंगे। और क्या किया कि अब अगला जो मीटिंग होगी वो 2 जनवरी को होगी, यानी कोई 10-12 दिन के बाद, यानी 10-12 दिन तक अब कौम पूरी हवा में लटकती रहेगी, ठीक है ना, और वो देखती रहेगी कि अब क्या होता है, अब क्या होगा। और भाई अगर तुम दोनों कौम के हवाले से सिंसियर हो और तुम सियासी इस्तेकाम चाहते हो या तुम एक दूसरे को बेल आउट करना चाहते हो या इस निजाम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो 12 दिन का गैप बनाना था। आप इतना लंबा गैप बना के बैठ गए। न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, सब मसरूफियात आ गई। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इन्होंने सबने मिलकर जिंगल बेल पढ़ना था, जिसलिए न्यू ईयर की छुट्टियों के और क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से वो लेट किया है। वो पंजाबी में कहते खादा पीता कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने, ठीक है ना। 3 दिन से रोला पड़ा हुआ था, हाँ। ठीक है। आज पता चला जी वो बैठे निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और घर चले गए। आइस ब्रेक तो हुई, ठीक है ना। आइस ब्रेक का मुझे नहीं पता, जितनी सर्दी है मुझे तो लग रहा है कि आइस नहीं ब्रेक हुई। बाहर निकले ना तो ऐसा लगता है कि बर्फ पिघलने को तैयार नहीं है इस टाइम, इतनी सर्दी है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखें, देखिए दोनों की संजीदगी का जरा अंदाजा करते हैं। राइट। नून लीग की जो मुज़ाकराती टीम है उसमें कौन कौन है? अलीम खान, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह हार्ड लाइनर, यस, और एमक्यूएम के एक नुमाइंदे जो पीटीआई को डिच करके और एन मौके पे भाग गई, ठीक है ना। ये 4 मुखालफीन है। अलीम खान साहब ने बुजदार के दौर में उन पे मुकदमे बने, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए। इमरान खान के डाई हार्ड साथी थे। उसके बाद इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी एक कैंपेन की। तो वो इस मुज़ाकरात में को हल निकालेंगे, वो ये चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आ जाए। चले फारूक सत्तार वो निकाले, चौधरी सालिक निकाल ले, कोई तो निकालेगा ना। चौधरी सालिक और फारूक सत्तार बेचारे ये वो ही है, वो जो आती का निकर गुआच गया था तो चूहे भी लुकते फिरते सन के साढ़े भी शाके, ठीक है। इनका क्या ताल्लुक है फैसले करने से? ये कौन लोग हैं? ये कौन चौधरी फैसले करें? वो करेंगे क्या कहते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार ये करेंगे? शुक्र करें आपने इसमें ओन चौधरी को नहीं डाला, को लब लब के और 5-7 बंदे पा देंगे सर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, अगर आपने यही सब कुछ करना था। और एक बात मेरी सुन लीजिएगा, ये मुज़ाकरात अगर नाकाम होते ना तो फिर जो मुतलका लोग और इदारे हैं ना, वो कहेंगे सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं कर सकते भाई, उनको तो मौका मिला था बैठ के बात करने का, तो ये तो नाकाम लोग हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते अपने उससे। इतने सीजनल राजा जो है वो परवेज अशरफ है, नवीद कमर है, ये लोग मैं इन पे, हाँ देखिए मैं 2 बंदे हैं, मैं इनके ऊपर कहता हूँ कि साउंड है, इंक्लूडिंग अयाज सादिक, ठीक है। अयाज सादिक भी किसी हद तक मैं इनको कहता हूँ, लेकिन बाकी टीम आपने क्या डाली हुई है? जंगजू। आप अर्तुगरल खेलने जा रहे, क्या आपने सारे जंगजू डाल दिए? तो उधर पीटीआई वालों को भी तो देखें, आया कौन है? वो नहीं आए ना, वो तो चंगा कितना उन्होंने गया, तो जाके करना कि खाना, उन्होंने खाना कोई नहीं था, सारे परहेजी खाना खाते, ठीक है, उन्होंने खाना खाना नहीं था। इससे उनकी भी मुज़ाकरात में संजीदगी का अंदाजा कर लें, पीटीआई की भी संजीदगी का अंदाजा कर लें कि वो कितने संजीदा है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो ओवरसीज से गुफ्तगू कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, मैं चाहूंगी कि हम पहले अपनी ऑडियंस को वो सुनाएं, फिर इससे बाद मुज़ाकरात के हवाले से कितनी कोशिशें हो रही हैं, कौन कितना संजीदा है, जरा उनकी गुफ्तगू सुने। शहबाज शरीफ की अच्छाई और इमरान खान की बुराई, और इससे पहले वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत तो शहबाज शरीफ साहब कई मर्तबा दे चुके हैं। इवन जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, पीडीएम की गवर्नमेंट में भी ऐसा ही था ना। तो राहत साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह के तल्ख जुमले, इस तरह की माजी की यादें
इस पे फिलहाल तो पर्दा ही डालना चाहिए बजाय कि इसको बार बार जिक्र करें। देखिए ये आपका वो देखिए ना, इतने बड़े फोरम के ऊपर इतने बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस पे मशवरा आपको और मुझे देना पड़ रहा है कि यार थोड़ा संजीदा हो जाओ। हाँ ना, यानी एक तरफ आप लोग बैठाए हुए हैं, एक तरफ स्पीकर को का जी बैठक करवाओ, एक तरफ दोनों लोग बड़े जगाधरी किस्म के सियासतदान दोनों तरफ से बैठे हुए हैं, तो साथ साथ आप टीज कर रहे हो, साथ साथ आप टिचकरे कर रहे हो और साथ साथ कह रहे हो कि जी आप तो वो थे, आप तो ये थे, आप तो पौं पड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि इस मुज़ाकरात का नतीजा कोई नहीं निकलना। इसमें पीटीआई को गंदा करने के अलावा और एंगेजमेंट के अलावा उसका इसका सारे का कोई पर्पस नहीं है। अलीम खान साहब को बीच में डालने का मतलब यह है कि टीज करना। बाकी जो हजरात वहां पे भेजे गए उनका मतलब है, और अच्छा जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो पीछे से तारड़ साहब स्टेटमेंट दे देते हैं या ख्वाजा साहब दे देते हैं। अब मुझे बताएं कि एक तरफ सुलह की बात हो रही हो, किसी की जगह बैठक हो रही हो और उसका बेटा या भांजा या भतीजा या चाचा या भरा वो पीछे से कह दे कि निबड़ लांगे ताड़ नाल, तुसी तो बड़े अंश होते, तुसी बड़े अंश, तो क्या सुलह हो सकती है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ख्वाजा साहब देखें ना, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन नून लीग के, तो इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब अपने एजेंडे के ऊपर है, नून लीग अपने एजेंडे के ऊपर है, और पीटीआई क्यों ये एंगेजमेंट कर रही है, क्या इससे निकालना चाहती है और गवर्नमेंट क्या दे सकती है। और मैं अगेन फिर कहूंगा कि इस सारे मामले की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अदारे हैं। जब तक 9 मई बीच में से नहीं खत्म होता, 9 मई के मसला हल नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ देने की पोजीशन में नहीं तो दिया उनको 25 लोगों को सजा हो गई ना। आगे जाके पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में है। तो अगर अदारों की रिजर्वेशन खत्म नहीं होंगी, 9 मई का मसला हल नहीं होगा, पीटीआई उसको मानने को तैयार नहीं और वहां से कहा जा रहा है कि इसकी माफी मांगे, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे बैठ के इतने संगीन मामला एक 2 मिनट में हल थोड़े हो सकते हैं। हाँ, अदारे तो इस पे वाजे तौर पे सबूत दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी 9 मई। अब पीटीआई कहती है जी कोई साजिश नहीं, बात ही कोई नहीं। अब एक एक बंदे की स्टेटमेंट आ रही है, वो कन्फेशन कर रहे हैं। और एक अभी कारकुन का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे वालिद को 10 साल सजा हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं मियाँ वाली से, और कहते हैं कि हमारे घर में पिछले 1.5 साल से हमारा वालिद अंदर है, कोई पार्टी का बंदा नहीं आया, किसी ने पूछा नहीं कि तुम भूखे मर गए हो, रह गए हो, खाब कहां से रहे हो। ये सिचुएशन है। सिर्फ अडयाला के गिर जाके मीडिया टाक करके चंद बुकला और चंद हजार नंबर टांग के आ जाते हैं। यानी इतनी बड़ी पार्टी, इतने वसाइल। हाँ। तो ऑर्गेनाइज तरीके से आपके वकील मियां वली भी जाना चाहिए थे, शेखपुरे भी जाना चाहिए, मुरीदके के अंदर अगर बंद है उसका भी पूछना चाहिए। कोट लाखपत में शाह कुरैशी जैसा बंदा रो पड़ा यार कि जी हमारी तरफ भी कभी आ जाया करें। उमर चीमा वो कब से जेल के अंदर है। तो ये पार्टी बस असल बसल में ये मामला कर रही है ना। पीटीआई की तरफ से कोई ऑर्गेनाइज चीज नजर आ रही है, वो भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी संजीदगी नजर नहीं आ रही। मैं बात 9 मई की तरफ आप बार बार जो इशारा कर रहे हैं, मैं वापस आके आपसे इसका जवाब भी लेती हूँ, लेकिन राना साहब माय क्वेश्चन टू यू इज, काश ये जिन लोगों को सजा हुई है और जिनको आज उधर सेंट्रल जेल लाहौर भी मुंतकिल कर दिया है, कोई 11 मुजरिम ऐसे 9 मई के हवाले से, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, ये भी कोई पार्टी जो नई इस्तेकाम में पाकिस्तान टाइप पार्टीज बनी थी इनको ज्वाइन कर लेते, तो शायद इनको भी सजाएं ना होती। ये भी कह देते हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी छोड़ते हैं, और ये ना, ये कैसा इंसाफ है? आपने ना इस सवाल में ही बहुत बड़ा जवाब दे दिया। आपका सवाल ही जवाब है। आपने जो मुझे सवाल किया इसका जवाब ये इस निजाम को देना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें अगर आपका बंदा मुझे बताया ना, ये सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है। खदीजा शाह को क्यों नहीं सजा हुई? खदीजा शाह कैसे प्रिजनल कमेटी की मेंबर बन गई और वो उसी जेल में विजिट करती हैं और प्रोटोकॉल के साथ करती हैं, ठीक है। इनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, तो इनका कोई वाली वारस नहीं है, इनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। और दूसरी सुन लें, जुल्फकार रात बार बार कहते हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो है इदारे, सबसे बड़े स्टेक होल्डर इदारे नहीं है, अवाम है। हाँ। ये अवाम है तो सब कुछ है। 24 करोड़ लोग हैं तो सब कुछ है। अगर ये स्टेक होल्डर नहीं है तो फिर ये रियासत कहां गई? फिर इसमें कहां रहेगी बाकी चीजें? हमें, मेरा ख्याल है कि प्रेफरेंस अवाम को देनी चाहिए, और अवाम को प्रेफरेंस देने का मतलब यह कि उसे इज्जत देनी चाहिए, उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। कल पीर पगाड़ा साहब का मैं बयान पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में वोट कोई डालता है और जीतता कोई और है। हाँ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए,
ठीक है, आप ये जो पनीरी लगाते हैं ना अपने प्यारे पौधों की, और जब वो पौधे कांटे निकल आते हैं तो फिर उसे काटने निकल जाते हैं, इसको खत्म होना चाहिए, इस सिलसिले को यहाँ पे रुकना चाहिए। ठीक तो है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का मुकदमा कोई चल सकता है आगे? कोई ऐसे खदशात हैं क्या मुज़ाकरात के लिए उसको जरा ब्रेक लगाई हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है? प्लस ख्वाजा आसिफ जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बात ये है फिजा कि मेरी जाती राय, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जब एक इदारा एक नैरेटिव लेके चलता है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि ये लोगों ने ऐसा किया होगा, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा नहीं किया होगा, उन्होंने किया होगा, वो मुजरिम होंगे, मुलजिम होंगे, लेकिन जब एक इदारा एक नैरेटिव बना लेता है ना, तो फिर नीचे जो उनके लोग हैं वो उस नैरेटिव से बाहर तो नहीं जा सकते, राइट, फैसला करते हुए। ठीक है, तो क्या बेहतर नहीं है कि हमारी अदालतें होश कर लें, जेड़े सतू पी के सुती यानी अदालत, ठीक है, ये होश कर लें, है इतनी ठंड में, इसीलिए इनके गिट्टे गोडे दर्द करते, इतनी ठंड में सतू पी लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये जो है ना, ये किसी हिलने जुलने से रह जाते हैं। अगर ये अदालतें ही अपनी जगह पे खड़ी होती, हाँ। इस मुल्क में निजाम इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये नहीं कि हमें पहले ही पता हो कि इमरान खान को 14 साल की कैद हो जाएगी 190 मिलियन पाउंड के अंदर, हाँ। ठीक है, और हमें यह भी पता हो कि ये पैसों का रफड़ किसका है, किसने अपनी जायदाद बेची थी, वो किसका बेटा है, नवाज शरीफ साहब के बेटे ने ये जो जायदाद बेची थी जिसके पैसे कटे हुए, उसका जिक्र ही कोई नहीं है। जो वहां पाकिस्तान से पैसे ले गया था, अगर कोई पाकिस्तान से वहां से पैसे लेके पाकिस्तान आ गया, उसको फाइल लगाना है आपने, ठीक है। ऐसे निजाम में अगर आप इमरान खान को 5000 साल कैद की भी सजा दे देंगे ना, आम आदमी ने नहीं मानना। अगर इमरान खान को आप ये साबित कर देंगे, आपने इद्दत का केस उस पर डाला, आपने उस पर 190 मिलियन का केस डाला, आपने उसके ऊपर तखरीबकारी का डाला, तोशाखाना का डाला, आम आदमी नहीं मानेगा इस बात को जब तक आपकी अदालतें अपनी सच्चाई को साबित नहीं करती कि वो इम्पार्शियल होकर बात करती हैं। इम्पार्शियल होकर बात करती हैं, और अदालतें होती इस वजह से है कि निजाम इंसाफ को बेहतर बनाया जा सके। बट जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं ना, उनका सिनेरियो और उनके हालात वाकयात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि नवाज शरीफ पे जिस तरह से केसेस चल रहे थे, जैसे कैंपेन हो रही थी, PMLN खत्म हो गई, वापस वो कभी भी नहीं आएंगे लंदन से, लेकिन वो आए, उनके भाई वजीर आजम बन गए, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर बन गई। तो इसी तरह से अभी इमरान खान के मुकदमात हैं, कभी उनको 31 साल की सजा हो जाती है, कभी तमाम के तमाम जो केसेस हैं उन पर जमानतें हो जाती है, लेकिन फिर भी जेल में मौजूद है। ये सियासी नोयत के मुकदमात हैं, लेकिन हमें तो डिस्कशन करनी है। मुझे जाना है ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जो दो सियासी बड़े हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं जी, जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में। क्यों मोहब्बतें हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं। मुल्क के निजाम को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क को तरक्की देने के लिए शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से, और खास तौर पर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआ की है, सेहतयाबी के लिए दुआ की है कि आप ठीक रहे। और दोनों बड़े करीब बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे हैं। जाहिर है मुज़ाकराती कमेटी के बाद जो सूरत हाल है, जो उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई होगी, आगे मुल्क के निजाम को किस तरह लेकर चलना है इस पर भी गुफ्तगू हुई होगी। तो एक अच्छा जेस्चर हमें सदर मुमलिकत और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान एक अच्छा जेस्चर देखने को मिला। और दूसरी जानिब इतनी मोहब्बतें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, ये सिर्फ ऊपर वाला जो लेवल है ना, ये उन्हीं के दरमियान है। जो बुजुर्ग लोग हैं ना, आई होप दे डोंट माइंड, लेकिन वो बुजुर्ग लोगों के जो दरमियान है वो तो मोहब्बतें हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, बिलावल, इसके अलावा कमर जबान कायरा, ये लोग जो हैं ये एक दूसरे पर ताक ताक के जो है वो जुमलेबाजी कर रहे हैं। उधर से मरियम भी और फिर नून लीग की भी पूरी पार्टी जवाब देने को तो तैयार है। बिलावल कहते हैं जी ये मसला आपका और मेरा है कि VPN नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि हमने इस्तेमाल करना है। अब वो लोग, बुजुर्ग लोग जो कि उधर बैठे हुए हैं, ना उनका इससे कोई ताल्लुक है, ना उन्होंने इस्तेमाल करना है, तो सारा मसला तो हमारे लिए बनेगा। जरा पहले बिलावल का शॉर्ट सुनते हैं, फिर बात करते हैं। मरियम नवाज भी इस हवाले से बोली हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बहुत, बिलावल की भी बात आपको सुनाते हैं, लेकिन पहले मरियम की, क्योंकि मरियम कहती है मैं बहुत सख्त हो गई हूं, मुझे पहले सियासत का पता नहीं था, अब मुझे सारी सियासतें समझ आती हैं। जरा उनको सुने। नहीं जी, कोई असर नहीं करते, मेरे पे नारा भी लगा दे, कुछ भी कर दे, विच इज गुड एक्चुअली। बिसाइड दैट कि वो किस पार्टी से उनका ताल्लुक है, कुछ भी है, सियासत में आपको दोनों कान बंद करके आवाम की खिदमत करनी होती है, क्योंकि एक कान से आपकी तारीफ करने वाले बहुत आपको मिलेंगे, दूसरे कान में आपको आपकी बदतरीफी करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन इफ यू हैव टू परफॉर्म, आपको अपने कान बंद करने होंगे ताकि आप फोकस कर सके। अच्छा डिवीजन है। राहत साहब किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ है मरियम और बिलावल,
नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में क्लैशेस भी हैं, लेकिन ऊपर जो जरदारी साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक है। तो ये 2.5 साल वाली जो बारी है, अब अगली बारी है बिलावल की। देखिए जी, सियासत को जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ा बेरहम खेल है, इसमें बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को नहीं करता। पूरी इसकी एक तारीख है, इक़्तिदार की भी एक तारीख है, सियासत की भी तारीख है। और इसी तरह आज भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी की एक अपनी लाइन है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम हुकूमत के मजे भी लें लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ना लें। और नून लीग को चूंकि तमाम एग्जीक्यूटिव ओहदे नून लीग के पास है, प्राइम मिनिस्टरशिप है और बाकी मिनिस्ट्रीज है मोस्टली, और पीपल्स पार्टी के पास चूंकि आईनी ओहदे हैं और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नर है, चेयरमैन सेनेट है वगैरह वगैरह। तो पीपल्स पार्टी मरकज के अंदर जो ऐसे नापसंदीदा फैसले हैं जो अवाम के खिलाफ जा सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर रहा है। और उनका एक समझ लें कि एक पार्टी पॉलिसी है। जिस तरह बिलावल साहब ये कहते हुए गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी वीपीएन क्यों लगाया और ये इंटरनेट स्लो हो गया, फलाना हो गया। सवाल यह है कि जब ये फैसले सारे हो रहे थे और आप 26वीं तरमीम का झंडा लेके चल रहे थे तो उस वक्त आप बात करते, और आज भी आपके वालिद साहब सदर पाकिस्तान है, हाँ। चेयरमैन सेनेट आप हैं, पूरा हाउस आपके रहमो करम के ऊपर है। तो वहां पे एक बिल लाए ना, बिल ला के इसको ठीक कर दे और वहां पे खड़े होकर ये बात करें। ये सारी नौजवान नस्ल समझ रही है ये पॉइंट स्कोरिंग है। हाँ। हो असल में यह रहा है कि जो नौजवान नस्ल है वो मसला दर्द सर बनी हुई है। मरियम साहब अभी उनको प्लीज करने के चक्कर में है, बिलावल साहब भी नौजवान नस्ल को एड्रेस कर रहे हैं और करना चाहिए, जाहिर उनका हक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हजम होने वाली होती हैं, कुछ चीजें हजम होने वाली नहीं होती। अच्छा, अब जो आज गुफ्तगू हुई है सदर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, इसमें काफी सारी चीजें थी। एक चीज तो यह है कि पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। दूसरी चीज यह है कि जो 26 नवंबर का वाकया था उसके अंदर खासी चीजें थी कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि उसमें जो कुछ किया गवर्नमेंट ने किया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट कहती है जी आप हमारे इत्तेहादी हैं, आप मिल के हमारे साथ खड़े होकर मुकाबला करें। ये कोई तरीका नहीं कि आप मजे तो सारे इक़्तिदार के लें लेकिन जब मुश्किल आती है तो उस वक्त हमें आप कर देते हैं। पीपल्स पार्टी ने दूसरा ये कहा आज के इजलास में, उन्होंने पावर शेयरिंग की बात की पंजाब के अंदर कि वहां भी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो आज बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ ने उनको इनवाइट किया है कि आप पंजाब के अंदर भी आए, अब फेडरल के अंदर भी मिनिस्ट्रीज लें और हमारे साथ खड़े हों। ठीक। और ये जो बात है, कुछ लोग पीछे से साजिशें कर रहे हैं, ये साजिशें नहीं होनी चाहिए। तो आज बेसिकली उन्होंने इनवाइट दिया है और पीपल्स पार्टी ने इस पे कहा कि जी हम इस पे अभी फौरी फैसला नहीं करेंगे। और इसीलिए कायरा साहब ने कहा जी 2.5 साल का फार्मूला भी हमें दिया गया था और हमने उस पर इनकार किया। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग कह रही है कि जी ईवान सदर के अंदर बैठ के साजिशें हो रही हैं कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाए। तो आज उन्होंने खुल के सारी चीजें जरदारी साहब के सामने रखी हैं और जरदारी साहब ने उस पर एक्सप्लेन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब गिले शिकवे कुछ किए गए हैं और उनको दूर करने की कोशिश भी की गई है। पंजाब के अंदर भी ये हो रहा है, पावर शेयरिंग के लिए ब्रेक थ्रू किया जा रहा है। आगे दावत भी दी है शहबाज शरीफ ने कि सारा बोझ हमारे कंधों पे ना डालें, आए और काबीना का हिस्सा बने। तो क्या आने वाले फ्यूचर में होगी काबीना का हिस्सा पीपल्स पार्टी? वैसे ही वो आपको पता, मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक है। वो गाना मुझे बार बार आज आ रहा था, मैं भी बदनाम सैया तू भी बदनाम वे, पता मैनू दोवां दा नहीं, पता मैनू दोवां दा नहीं, चंगा अंजाम अल्लाह माफ करे। तो मैंने ये वैसे ही गाना एक वैसे आपको अच्छा। सुनाया है। कोई इसका कोई ताल्लुक नहीं किसी चीज से, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब जब गए होंगे तो जरदारी साहब ने कहा होगा कि यार देख मैनू गिरबान तो ना फड़ी। पहले भी आपने कहा था कि मुझे सड़कों पे नहीं घसीटना, और आपकी मेहरबानी है कि उन्होंने कहा नहीं वो तो मैंने मजाक किया था। तो फिर उन्होंने कहा होगा कि नहीं फिर मैंने भी बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए जो एफर्ट कर रहा हूँ मजाक ही है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अंदाजा करें तो ये कल गवर्नर हाउस में जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज हो रही हैं दोनों की, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, ये बिल्कुल वैसी हो रही है जैसे पीटीआई की और हुकूमत की हो रही है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रही है। ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो कहते हैं वजारतें लो, भाई अपनी भतीजी से तो पूछ लें, वो इन्हें क्लर्क नहीं रखने को तैयार। अच्छा, गवर्नर पंजाब बेचारा ऐसे सहमा सहमा सा लग रहा होता है कि उन्हें ये डर होता है कि किसी दिन मैं आवा तो पता चले ताला लग गया और कहा जी गवर्नर साहब आप अपने घर चले जाएं। ठीक है, आज गवर्नर साहब फरमा रहे थे कि जी हमारे कारकुन नून लीग से इत्तेहाद कबूल नहीं करते थे, फिर पीछे
15 साल से आप मिलके क्यों मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अगर आपके कारकुन को आपसे को छोड़ के चले गए। पीटीआई में 80% कारकुन जो है ना वो नाराज जाले हैं। ठीक है, आपकी बुजदिली, आपकी मुनाफकत, आपके जोड़ तोड़, आपके मुफादात की वजह से कि तुम पंजाब को संभाल लो, हम सिंध को संभाल लें, विफाक की असि अद्धे बढ़ लांगे। कहाँ आधे आधे बांटे हैं? वो तो कह रहे हैं हमने काबीना का हिस्सा भाई नहीं बनना। आधे से ज्यादा है वो, सदर उनका, गवर्नर उनका, आप गिनने पे आ जाए जो की पोस्ट ओहदे हैं। बेचारे शहबाज साहब आज फारिग हो जाए तो सदर तो नहीं हटेगा ना, गवर्नर तो नहीं हटेंगे ना, चेयरमैन सेनेट तो नहीं हटेगा। बिल्कुल ठीक है ना, वो तो उनके पास मुस्तकिल होते, दे आर द एक्चुअली दे आर द बेनिफिशियरी, और वो सारा कुछ डाल देते हैं शहबाज शरीफ पे। शहबाज शरीफ साहब बेचारे उन्हें कसमें खाते रह जाते हैं कि मैं अल्लाह की कसमें मजाक किया था, गिरेबान पकड़ने वाली बात है, तुसी जो सड़कों पे घसीटेंगे उसमें स्केटिंग लगे होंगे ताकि आप स्लिप होते हुए जाए, कोई ऐसा फर्क ना पड़े। लेकिन आप वो कहते हैं कायरा साहब फरमा रहे कि कौम इस वक्त इमरान खान के हवाले से जादुई कैफियत का शिकार है। जी जी जी, ठीक है यार, आपने इस जादुई कैफियत को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं तोड़ दिया। आइन तोड़ दिया, इंसाफ तोड़ दिया, कानून तोड़ दिया, जाब्ते तोड़ दिए, शर्म हया तोड़ दी, आपने जमहूरी तकाजे तोड़ दिए। एक जादुई कैफियत तोड़ने, खुदा का वास्ते कुछ ऐसा ना तोड़ देना जिसका मदावा ही ना हो सके। और अगर जादुई कैफियत का मामला है तो आप उस जादुई कैफियत को समझें कि क्यों तारी हो गई लोगों के ऊपर। आप दोनों मिलके कली कलीर दी, पग मेरे वीर दी, दुपट्टा मेरे पायदा, ठीक है, आप गाए जाए। इससे क्या होगा? ये हुआ कि सिंध की आप आज खुदा की कसम आप सिंध में ना आज इलेक्शन करा दें इनके बगैर, किसी उसके बगैर, जो पीर पगाड़ा साहब कह रहे थे, अगर ये पीपल्स पार्टी जीत जाए, सांगड़ से जीत जाए तो मैं मान जाऊंगा। नहीं पीपल्स पार्टी देखिए जिन जगहों पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग जिस तरह है आप आज वो खौफ निकाल दें, वो वडेरों के खौफ निकाल दें, वो ताकतवरों के खौफ निकाल दें, वो पुलिस की सरपरस्ती निकाल दें, आज आपको लग पता जाएगा वो तो फिर पूरे सूरत ये पंजाब में हुआ ना। हाँ। तो पंजाब में हो गया ना, नवाज शरीफ साहब फारिग कराए सिंध में एक दफा ऐसे इलेक्शन। तभी यूथ को टारगेट किया जा रहा है। अगर बिलावल भी डिस्कशन कर रहे हैं तो वो यूथ के एड्रेस कर रहे हैं। मुझसे तो बात नहीं की, अगर यूथ से बात कर रहे तो चल, अब आप अपने आप को यूथ कहें तो फिर अगर मरियम साहिबा कहेंगे तो और इमरान खान कहे तो आपको एतराज कोई नहीं। नहीं वो मैंने कब कहा है? वो इमरान खान भी यूथ को एड्रेस करते हैं। मरियम ने तो कहा मैं मां बनकर आई हूं। आज उनकी आपने गुफ्तगू नहीं सुनी? उन्होंने कहा मैं मां, उन्होंने खुद थोड़ी कहा मैं यूथ हूं। अब आप ये देखें, अब अपने आप को राणा साहब यूथ में ले आए तो फिर क्या करें फिर बिलावल साहब? देखिए जी, बिलावल जो मैसेज दे रहा है ना जी, वो जाहिर एक सियासी चाल है, एक पॉलिटिकल मैसेज है, नौजवान नस्ल को वो देना चाह रहा है। नौजवान नस्ल उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये आने वाला वक्त बता देगा। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यूथ जो चाहती है अगर वो ये करके दिखा दें, दे दें, और इमरान खान के शहर में अगर यूथ मुब्तला है बकौल कायरा साहब के, तो उसने कोई चूरन तो बेचा होगा ना, कुछ तो वो नौजवानों के लिए कोई नैरेटिव बनाया होगा। तो अगर उसने नैरेटिव बेचा है, उसको सेल किया है, बनाया है, तो आप कम से कम उसमें हकीकत का रंग अगर भर दें, नौजवानों के मसाइल हल करते हैं। अगर वो कहता है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए तो आप करप्शन को खत्म करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस होता जाएगा, प्लस होते जाएंगे। ये खबर थी कि अगले 2.5 साल 2025 में बिलावल होने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। डेवलपमेंट ये हुई है कि बिलावल साहब के आने की सूरत में कहा गया कि ईवान सदर आप छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ना, ईवान सदर वाले साहब को छोड़ना पड़ेगा और दोनों सीटें नहीं हो सकती। अब उस पर लग गई है ब्रेक। अब ये 2.5 वाला फार्मूला जो है ना, इसको वो गोलमोल कर रहे हैं कि जी देखते हैं, करते हैं, देखते हैं, करते हैं। पहले बड़ी शदोमत से बड़ी तैयारी थी, सारा कुछ था। अब अमेरिका के अंदर से भी अगली जो रजीम है उसकी एक्सेप्टेंस भी मसला है कि वो किसको एक्सेप्ट करेगी और किसको नहीं करेगी। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि एक्सेप्टेंस होती है या नहीं होती। आप इधर बैठ जाएं अपने घर में फाइनल करके, तो वहां से अगर नो हो जाए चीजें, फिर एब्सोल्युटली नॉट वाला काम चल पड़े, मतलब ये तो चीजें खराब हो जाएंगी। और वैसे ये भी शहबाज शरीफ नून लीग एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये मैं नहीं कहता एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मैंने तो कहता हूँ कि अगली जो चेंज आप करना चाहते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस होनी भी जरूरी है। ठीक है, एक ये भी डेवलपमेंट हुई है कि एक सीनियर सियासतदान जो हुकूमती पार्टी का है, वो अपने एक जूनियर लीडर को ये कहता हुआ भी पाया गया, उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई है, ये मैं खबर दे रहा हूं आपको कि 26 नवंबर वाला जो मामला है ये आपने अपने ऊपर नहीं डालना, ये बयान नहीं देना इस मामले में, ये वो किसी होर ते पाओ।
जिस पे डल रहा है। आपने तो नहीं डालना। किस पे डालो? भाई मकसद सीधा ही है ना, भाई गवर्नमेंट के ऊपर या अपने ऊपर नहीं लेना, ये किसी और पे डालो। किसी बिलावल के ऊपर? तो मेरा ख्याल किस जिक्र होया ਉਹਦੇ ਚ किसका? किराना साहब तो पा दो। नहीं, वैसे मैं पूछना मेरा ख्याल है, देखने मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल वो जो इस तरह की मनोवरिंग कर, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया जो अदा की, बड़ी बरीक सी वारदात की थी, तो उसी से रिलेटेड है। उस पे भी काफी काम हो रहा है और काफी लोग गुस्से में भी हैं कि आप अंदर से कर क्या रहे हैं, वारदात क्या डाल रहे हैं। तो देखिए सियासत के अंदर कोई किसी को माफ नहीं करता, तो इसलिए मैं कहता हूं ये बड़ा बेरहम खेल है, जिसका दाव लगेगा वो नहीं छोड़ेगा। और खबर इसमें यही है कि बिलावल साहब की उज़्मा के मामले में ईवान सदर आपको खाली करना पड़ेगा, ईवान सदर खाली करना पड़ेगा। मदारिस बिल पर भी गुफ्तगू हुई है और उस पर भी इन्होंने एक दूसरे पे गुफ्तगू। फायजा ये बताएं, फिजा सॉरी, मेरी पहली एंकर फायजा थी तो वो मेरे जहन में रहा। आई एम सॉरी, मैं फायजा से भी माजरत कर लूंगा। नहीं, याद करें आपसे क्या, मैं उससे भी माजरत करें। अच्छा देखें, ये जो 2.5 साल आप कर लें, 2.5 साल आप कर लें, ठीक है, तो खाला जी दा वाड़ा है ये, आपा खुर्शैद के कोई कहने में प्रसाद है जो बट रहा है, ये कोई अंधे की रेवड़ी है। आप कर लें, आधा आप ले लें, ये मुल्क क्या किसी की जागीर है? क्या गिरवी रख लिया है? क्या आपने इसकी वो करा ली है, रजिस्ट्री करवा ली है अपने नाम? 2.5 साल आप रख लें, 2.5 साल फिर अमाम कितने जान, वोट कहां जाएगा, जमहूरी तकाजे कहां जाएंगे, मैंडेट कहां जाएगा? आपने तो इसे बंदरबाड़ी बना लिया कि लो जी आधा बारी आप ले लें, आधी बारी हम ले लें। ये कोई मतलब आपने को मुल्क को तो अब ऐसे समझ लिया है जैसे कि कोई आपके घर की जागीर है, बांधी है आपकी। और ये जो आज बड़ा इत्तेहाद, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी और शहबाज शरीफ साहब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आपको पता है फिजा क्या हुआ था? जरदारी साहब ने कहा कि ये कोई मतलब आसमानी सहीफा है जो मैं जिस पे अमल करना जरूरी है। इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जरदारी साहब मैं तुम्हें उल्टा लटका के पैसे निकलवाऊंगा, तुम्हारे गिरबान पकड़ के सड़कों पे घसीटूंगा। बिलावल उन्होंने जरदारी साहब ने कहा था कि ये अली बाबा 40 चोर जो है ना, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। बिलावल ने कहा था कि ये ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे। आपने तो खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं माना। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान हुई थी। जरदारी साहब वाज नॉट अ बेनिफिशियरी। द पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग आर इक्वली पार्टनर इन दिस सीओडी। लेकिन ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी बीबी शहीद के बाद जिस तरह इन लोगों ने ली, मैं नहीं कोई ज्यादा बात कहना चाह रहा कि घड़े में से विल कैसे निकल, घड़े से तो मच्छियां निकल दी ने, ठीक है ना, वो निकल आई और आप हो गए। बात ये कि आपने जमहूरियत को अगर मजाक बनाना है, फिर आप कहते हैं एक सब जुमला सुना, ये जो बात जुल्फकार रात कह रहा था आई बाय दिस, के बात ये कि पहले आपने नौजवानों का बेड़ा गर्क किया, उनके कारोबार तबाह किए, उनकी जिंदगियां तबाह की, उनको आगे बढ़ने के रास्ते रोके, उनके लिए पाकिस्तान को नाकाबिले रिहाइश मुल्क कर दिया। वो जाके यूनान में डूब के मर जाते हैं, इटली में डूब के मर जाते हैं, डंकियां लगाते हुए जान मार। आज तानू बड़ी टीडिंग पीड़ हुई है, हम जवानों के लिए मसाइल है। भाई तुम्हें क्या मसाइल है? तुम्हें तो यही नहीं पता होगा कि बिजली का बिल कैसे आता है। तुम्हें तो यही नहीं पता होगा कि एक नौजवान बेटा अपने बाप को जब देखता होगा कि यार ये बिल नहीं जमा करा पा रहा है, ये अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा, उस नौजवान पे क्या गुजरती होगी। बड़े जवान लगाई हुई है इन्होंने। तुम्हें जवानों की तकलीफों का मसाइल का क्या इल्म है यार? 100% आई टोटली एग्री विद यू। राज साहब मुझे ब्रेक पर जाना है थी ना जी, कि फौरी बाद उसमें तय था कि कोई अदारों से बात नहीं करेगा। हाँ तो जी। फौरी बाद उस पे वो टूट गई थी। बिल्कुल ठीक लोग है। डिग्गियों में जाके बातें करते रहे। जिसका दाव लगा उस वक्त भी उन्होंने एक दूसरे को सर अभी भी यही है राज साहब, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली मौका जो है वो तो पानी आपका मंगवाते हैं, मौका क्यों जाया करना है? जाहिर है मौका होगा तो चौका बनेगा ना, और फिर आप अपनी अपनी सीट्स पर आकर बैठेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बड़ी अहम खबर जो अमेरिका और पाकिस्तान पर जो सैंक्शंस लगा रहा है उसको हमने डिस्कस करना है, बट आफ्टर दिस ब्रेक। आपको याद होगा ये खबर हमने पिछले हफ्ते में अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी कि जो पाकिस्तान के 4 अहम इदारे हैं बैलिस्टिक मिसाइल के जो तजुर्बात करते हैं उस पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी बड़े क्लियर कट वर्ड्स में, और ये कहा गया था कि ये चीजें जो है वो बर्दाश्त नहीं होंगी। अब वो तजुर्बात की मजीद कहानियां आगे खुलकर निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अवाम के पास जब सामने आया है तो इस पर रिसर्च भी की जा रही है। फिर चाइना के साथ पाकिस्तान के जो बढ़ते ताल्लुकात हैं और फिर उनकी 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 साथ में मिलकर जो आगे ये तजुर्बात किए जा रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा तकलीफ है अमेरिका को भी और जाहिर है हमारे पड़ोसी मुल्क को भी।
अब हमने पाकिस्तान को तो नाकाबिले तस्खीर बनाना है। राहत साहब, जैसे हम प्रोग्राम से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने इस पे बड़ा क्लियर स्टैंस लिया है कि इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मतलब उनकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है, पहले ये 2-3 हजार तक थी, अब ये 8 हजार तक रेंज को बढ़ाया जा रहा है, ताकि जहां जहां भी हम हदफ टारगेट करना चाहे, इंक्लूडिंग इजराइल या अमेरिका, उसको टारगेट कर सके व्हेन इट इज नीडेड। देखिए फिजा, हमारे दरमियान लड़ाइयां भी होती हैं, पार्टीज के दरमियान भी होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी मामला साथ साथ चलता रहता है, कुछ पार्टीज उस पर भी तनकीद करती हैं, लेकिन इसके बावजूद खूबसूरती ये देखें कि जो मिसाइल प्रोग्राम है वो किसी दौर में रुका नहीं, हर दौर में वो अपनी स्पीड से चलता रहा और आज इस पोजीशन पे पहुंच गया है कि इंडिया भी उससे डरता है और अमेरिका भी कांप रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और उसको हमारा मिसाइल प्रोग्राम तकलीफ क्या दे रहा है, यानी उसकी चीखें निकल रही हैं प्रैक्टिकली। तो बेसिकली इसके पीछे कहानी यह है कि इजराइल अमेरिका को बार बार कहता है कि जी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हम उसकी रेंज के अंदर है, तो हमें उससे बचाया जाए। हालांकि पाकिस्तान बार बार कहता है कि भाई हमारे तो कोई ऐसे अज़ाइम ही नहीं, हमारा तो इंडिया दुश्मन है, इंडिया ने माजी के अंदर भी हमारे खिलाफ जारहियत की है और हमें अपना दफा करने का पूरा हक है। राइट। अब इस पे हमारे एक साहब हैं नजब सेठी साहब, उन्होंने एक नैरेटिव बयान फरमाया। उन्होंने कहा कि जी गवादर चूंकि पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को और वहां पे पाकिस्तान सब मैरीन रखना चाह रहा है डीप सी के अंदर और सेकंड स्ट्राइक का पाकिस्तान उस पर मांग रहा है चाइना से। अच्छा, उसके ऊपर अमेरिका को बड़ा प्रॉब्लम है, इजराइल को बड़ा प्रॉब्लम है, इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये उन्होंने ये न्यूज दी है और इसको भी जो अभी सलामती के एडवाइजर हैं ट्रंप के जो आएंगे गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर, उन्होंने इसको रीट्वीट किया और वो इस पे भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। यानी आने वाली जो ट्रंप रजीम है वो अभी से उनके एडवाइजर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बैशिंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इश्यूज के अंदर मुदाखलत शुरू कर दी है और वो इतना ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि अभी आपने चार्ज नहीं किया, आप ऑफिस के अंदर बैठे नहीं और अभी से आपने स्टार्ट ले लिया है और डिक्टेशन देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। और इस पे जर्मन चांसलर को अलग से वो डिक्टेशन दे रहे हैं और कनाडा को कहते हैं जी अपनी एक 51वीं रियासत जो है वो बनाएंगे अमेरिका की। इसी तरह के अज़ाइम आज ही वो जाहिर कर रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो अभी से पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है और पाकिस्तान को भी जाहिर है, पाकिस्तान के अदारे इस हवाले से पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर चीज का। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का दफा जैसे माजी के अंदर महफूज हाथों में था, ऐसे ही आगे भी इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरह से फोकस है, अलर्ट है और अपने दफा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और ना होना चाहिए, किसी भी जिंदा कौम का अपने दिफा पर कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। राहत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि पाकिस्तान का, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एटलीस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम इदारे, इनकी वन डायरेक्शन है कि एब्सोल्युटली नॉट। देखिए इस इशू को ना थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें। हाँ। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा कि हमारे रेंज बढ़ने से अमेरिका को क्या तकलीफ है या इंडिया को क्या तकलीफ है। ठीक है, हमने ये इसलिए बनाए भी नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाए। ठीक है ना। लेकिन हिरोशिमा पे बम तो हमने नहीं गिराया था, नागासाकी पे तो बम हमने नहीं गिराया था, गजा के अंदर कब्रिस्तान हमने तो नहीं बनाया। ठीक है, ये दुनिया ताकतवर की दुनिया है। काबिल से शुरू हो जाए आज तक, ताकतवर जो है ना वो अपनी मर्जी का नैरेटिव बनाता है और वो करता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा सद्दाम के पास केमिकल हथियार है और इराक को तबाह बाला कर दिया। इन्होंने कहा कर्नल कजाफी ने वो एक मुसाफिर तैयारा जो था वो तबाह कराया था फिजा में और उसके बाद लीबिया जैसा खुशहाल मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया और आज वो टुकड़ों में तकसीम लोग आपस में लड़ रहे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ईरान के ऊपर के जी एटमी बना रहे और उसके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। इन्होंने कहा अफगानिस्तान में अलकायदा की पनाहगाह है, वही अफगानिस्तान जिसको ये कहते थे कि ये हमारे फ्रीडम फाइटर है, उसके बाद उनका ये अलकायदा की पनाहगाह है और उन्होंने वहां पे कर दी। मिस्र में मुर्सी अवामी अक्सरियत से जीता और उसके बाद आपने उसका वो हशर किया कि वो आपने बता दिया कि वही वाली बात जो ये कहता है ना कि कबूलियत काफी नहीं है,
मकबूलियत काफी नहीं, नहीं, कबूलियत कबूलियत। जरूरी है, लेकिन ये कबूलियत अमेरिका की कबूलियत की बात हो रही है। राइट। आप ना शाम भी डाल दे, बशर अल असद वो मैं उस तरफ आ रहा था, तो आप पता नहीं कैसे मेरा ज़हन पढ़ लेते हो यार, कोई जादू टूना करते हो। अच्छा, वो बात ये है कि मैं जो अर्ज करने जा रहा था ना, जी। वो देखिए ये है कि जज्बातियत अपनी जगह पे रखे। आप जरा हालात को समझे कि हो का कर क्या रहे। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी तरह भी डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। और हम बहुत अरसे से कह रहा हूं मैं कि ईरान और पाकिस्तान आखिरी इस्लाम के दो मुमालिक होंगे जिन्हें उन्होंने अपने पंजों तले दबाना है, कुचलना है और अपना मुकम्मल कब्जा करना है, ठीक है। आज हम आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ जा रहे हैं, और ये जो अमेरिका को अचानक तकलीफ होना शुरू हुई है, ये कोई आप ऐसे समझे अचानक हो रही है। और ये आपको मैं बता दूं, ये बाइडेन इंतजामिया कह रही है, ये ट्रंप इंतजामिया नहीं कह रही, उन्होंने तो अभी टेक ओवर ही नहीं किया हुआ। राइट। ये तो बाइडेन इंतजामिया कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक किस्म का एक जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें जर्मन भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन का भी आ जाया है पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करना है। बिल्कुल और ठीक। फिर ये अगर जाके IMF और FATF के अंदर कोई वो ले लेंगे तो हम बेदस्तूफा हो जाएंगे। हम ईरान नहीं है, हम एक कौम नहीं है जो भूख नंग में रह के चल सके। हम 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो पाकिस्तान में सब हुक्मरानी करने या अफसरी करने के लिए है, एक वो जो पाकिस्तान में तमाम वसाइल जो हैं एंजॉय करने के लिए, एक वो जो हम मरने के लिए, कुचले जाने के लिए लोग हैं। तो जब कौमें बनती हैं, जब सब एक तरह सिंक कर जाएं। मैंने आपको, आई एम सॉरी, 1 मिनट लूंगा नहीं, मैं, प्लीज गो अहेड। वो जब न्यूटन वहां से भागा ना जर्मन से, यहूदियों के खिलाफ जब उन्होंने किया, तो उसके बाद जर्मन में जब बुरा वक्त आया ना जुल्फकार रात, तो अब वो उनके पास खाने को खत्म हो गया, तो बतौर कौम उन्होंने कहा सिर्फ आलू खाएंगे। न्यूटन अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा लंदन में, सबने जब ऑर्डर दिया ना पिज्जा, तो उसने कहा आलू लेके आओ। तो दोस्तों ने कहा तुम आलू क्यों मंगाए? उन्होंने कहा मेरी कौम आलू खा रही है। वो शख्स जो वहां से भागा था जान बचा के। दिस इज व्हाट द नेशन मीन्स। हम कौम है, हमारे अभी मरियम साहिबा, मैं मां बन के आई हूं, मेरे साथ चले, मैं फुटपाथों पे उनके बच्चों को रुलते हुए दिखाता हूं, फुटपाथों पे शदीद सर्दी के ऊपर जो है ना रुलते हुए दिखाता हूं। लफाजियों से कौमें नहीं बनती, प्रैक्टिकल से कौम बनती है। 3 महीने में उन्होंने 2.25 अरब रुपए का दूध खिला दिया बच्चों को, माशाल्लाह। तो ये अच्छी बात है जो कि अच्छे काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। काम नहीं कर रही करूंगा, तुम जो मर्जी मुझे उकसाओ, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, मेरी बात सुने, हम इतने सीरियस डिबेट कर रहे थे क्योंकि इंटरनेशनल लॉबी बहुत जरूरी है बनाने में, और उसमें हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ा जरूरी है कि हमारी वन डायरेक्शन होनी चाहिए। और वैसे वेस्ट को जवाब देने के लिए इजराइल हो, अमेरिका हो, सिर्फ एक ईरान ही आगे नजर आता है फ्रंट फुट पर। कभी टर्किया का आ जाता है कोई एक आधा बयान, पाकिस्तान कहता है कि हम गजा वालों के साथ जो है वो हमदर्दी करते हैं और इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन जो 57 इस्लामी मुमालिक है ना, इनमें से 56 बहनें हैं और उनका एक अकेला भाई है, वो है ईरान। और तो बाकी कोई जवाब देने के जगह है नहीं है इंटरनेशनल लोगों को भी और इंटरनेशनल लॉबी को भी। अब ये जो हम पर बैलिस्टिक मिसाइल की जो पाबंदियां लगाई गई हैं, अगर इसको भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फिर पाकिस्तानी कौम सवाल जरूर पूछेगी मौजूदा गवर्नमेंट से, मौजूदा रिजीम से, कि आखिर क्यों पाकिस्तान के जो दिफा है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।